चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे डे 2। टॉपिक क्या है आपका? बहुबुद्धि सिद्धांत, जो कि किसके द्वारा दिया गया था? हार्वर्ड गार्डनर द्वारा। ठीक है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस बोलते हैं, जो कि 1983 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ये जो बहुबुद्धि सिद्धांत, इसका वर्णन कहाँ है? फ्रेम ऑफ माइंड में। और फ्रेम ऑफ माइंड पुस्तक के लेखक कौन है? हार्वर्ड गार्डनर। और हार्वर्ड गार्डनर कौन थे? तो एक हार्वर्ड विश्वविद्यालय के क्या है, वो मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो देखिए, इसके पहले भी बुद्धि के बहुत सारी परिभाषाएं दी गई है, जहाँ पे एकल बुद्धि, द्वितत्व बुद्धि, त्रितत्व बुद्धि या त्रिआयामी बुद्धि, है ना। ऐसे करके बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो हार्वर्ड गार्डनर हैं, इन्होंने माना है कि जो मनुष्य है उसके पास कई अलग अलग प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं, जो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। तो देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रकार हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर ने मूल रूप से 7 बुद्धिमत्ता की पहचान की थी, मतलब 7 सिद्धांत दिए थे। फिर बाद में उन्होंने एक और जोड़ा, तो कुल मिलाकर के 8 बहुबुद्धि के सिद्धांत उन्होंने दिए हैं। ठीक है, मतलब बहुबुद्धि उन्होंने कितनी प्रकार की बुद्धि बताई है? 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में वर्णन किया है। इसमें देखिए, सबसे पहला है आपका भाषाई मौखिक बुद्धि, लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। तो इसमें क्या होता है? देखिए, शब्दों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता, जैसे बोलने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए। अब ये जो क्षमता है वो किसके पास होता है? कवि, लेखक, वकील, वक्ता, इनके पास क्या होता है? ये भाषाई मौखिक बुद्धि होती है। चलिए, अब दूसरा देखते हैं, तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो देखिए, इसमें क्या होता है? तर्क, अमूर्त सोच, संख्याओं और वैज्ञानिक जांच में कुशल होना। मतलब कोई भी जो व्यक्ति जो तर्क करता है, अमूर्त सोच रखता है, संख्याओं और वैज्ञानिक जांच में कुशल होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तार्किक गणितीय बुद्धि की श्रेणी में आता है वो। इसके देखिए उदाहरण है आपका वैज्ञानिक, गणितज्ञ, इंजीनियर, प्रोग्रामर। तो इन लोग किसमें निपुण हैं? आपका तार्किक गणितीय बुद्धि। चलिए, तीसरा देखिए, स्थानिक दृश्य बुद्धि, विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस। छवियों और स्थानिक दुनिया को सटीक रूप से देखना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति जो होता है वो छवियों को और जो स्थानिक जो दुनिया है, जो स्थिर रूप में है, उसको देख करके सटीक रूप से क्या कर सकता है? समझ सकता है। जैसे उदाहरण है, यहाँ पे कलाकार है, वस्तुकार है, नाविक है, मूर्तिकार है। याद रखना, यह पूछता है कि जैसे वस्तुकार है या कलाकार है या गणितज्ञ है, तो पूछता है कि गणितज्ञ में किस प्रकार की बुद्धि होगी करके, तो ऐसे करके पूछता है। तो उदाहरण को पढ़ना बहुत जरूरी है इसमें। चलिए, चौथा है इसमें शारीरिक गतिज बुद्धि, बॉडली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। तो इसमें क्या होता है कि समस्याओं को हल करने या कुछ बनाने के लिए अपने शरीर का कुशलता से उपयोग करने की क्षमता। मतलब इस प्रकार की बुद्धि उन इंसानों के साथ होती है या उन इंसानों के पास होती है, जो क्या कर सकते हैं? अपने शरीर के द्वारा, है ना, किसके द्वारा? अपने शरीर के द्वारा, शरीर की गति के द्वारा क्या करते हैं? विभिन्न समस्याओं को हल करते हैं। जैसे एथलीट होता है आपका, नर्तक होता है, सर्जन होता है, शिल्पकार होता है। तो ये सभी किस बुद्धि का प्रयोग करते हैं? शारीरिक गतिज बुद्धि का प्रयोग करते हैं। पांचवा देखिए, सांगीतिक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो इसमें समझ में आ गया, सांगीतिक है मतलब ये किसके पास होगा? संगीतकार के पास होगा, गायक के पास होगा, जो संगीत रचयिता है उनके पास होगा। तो इस बुद्धि में किस प्रकार की भावना होती है? उनमें देखिए लय, ताल, धुन, है ना, उसको पहचानना, बनाना और सराहने की क्षमता होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, छठवां आपका अंतर व्यक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, दूसरे लोगों की भावना, इरादों और प्रेरणाओं को समझने और उनके साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने की क्षमता। तो इस बुद्धि में क्या करते हैं? दूसरे की भावनाओं को, है ना, उनके भाव को, उनकी इच्छाओं को, उनकी प्रेरणाओं को समझ जाते हैं
और उनसे हम लोग प्रभावी ढंग से क्या कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण है आपका एक शिक्षक, एक नेता, एक चिकित्सक, एक विक्रेता। तो ये सब के अंदर क्या होती है, यहाँ पे अंतर्व्यक्तिक बुद्धि होती है। चलिए, सातवां है आपका अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति जो होता है वो खुद को गहराई से समझने की क्षमता रखता है। जैसे अपनी भावनाओं को, डर को, प्रेरणाओं को, मतलब खुद के बारे में समझने की क्या करता है, वो क्षमता रखता है। उदाहरण है आपका दार्शनिक है, मनोवैज्ञानिक है, आध्यात्मिक नेता है, ये उसके उदाहरण हैं। इसके बाद देखिए प्राकृतिक बुद्धि है आपका। तो प्राकृतिक मतलब प्रकृति से संबंधित है। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रकृति कहने मतलब पौधों और जानवरों को पहचानने, वर्गीकृत करने और समझने की क्षमता होती है। तो इसमें उदाहरण है किस प्रकार के व्यक्तियों में होता है, जैसे जीव विज्ञानी हैं, किसान हैं, पर्यावरणविद जो होते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, प्राकृतिक बुद्धि पाया जाता है। चलिए अब देखते हैं शिक्षा में इसका क्या महत्व है। तो देखिए इन सिद्धांत का शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अब इसमें क्या पता चलता है कि हर कोई होशियार है, हर बच्चा व्यक्ति अपने तरीके से बुद्धिमान होता है। हो सकता है कि कोई गणित में अच्छा हो, ना हो, लेकिन वह संगीत या कला में असाधारण हो। तो देखिए इसमें जो व्यक्तियों के जो अलग अलग गुण हैं उसको यहाँ पे प्रधानता दी गई है, प्राथमिकता दी गई है। कहने का मतलब है कि मान के चलिए कोई ऐसा बच्चा है जो गणित अच्छे से नहीं पढ़ पाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा गाना नहीं गा सकता, अच्छा नेता नहीं बन सकता, अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद देखिए शिक्षण विधियाँ हैं कि कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ हम प्रयोग करेंगे। तो देखिए शिक्षकों को केवल पारंपरिक तरीके से नहीं पढ़ाना चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं, लेक्चर देते हैं, पढ़ा देते हैं, तो केवल उस तरीके से ही नहीं पढ़ाना है। उन्हें विभिन्न गतियों जैसे संगीत, शारीरिक गति, समूह चर्चा, दृश्य कला, है ना, इन सभी माध्यम से, है ना, शिक्षण विधियों का प्रयोग करके हम लोग को क्या करना चाहिए, छात्रों को पढ़ाना चाहिए। मूल्यांकन के तरीके देखिए, यह सिद्धांत बताता है कि मैं छात्रों का आकलन करने के लिए केवल मानकीकृत परीक्षणों, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का प्रयोग पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनके कौशल को भी विभिन्न तरीकों से आंकना चाहिए। ना कहने का मतलब केवल जो पेपर जो होता है उसी के आधार पर ही हम किसी बच्चे का आकलन ना करें, बल्कि उसके साथ साथ जो उनमें कौशल जो हैं, है ना, और जो जितनी प्रकार की गतिविधियाँ हैं उसके आधार पर भी हम बच्चों का क्या करें, वहाँ पे आकलन करें। इसके बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो देख सके सबसे पहला है इसमें कि बुद्धि को प्रतिभा या कौशल के रूप में देखता है। तो बुद्धि को यहाँ पे क्या माना गया है, प्रतिभा या कौशल माना गया है। इसके बाद देखिए यह सिद्धांत इस विचार को चुनौती देता है कि बुद्धि केवल स्मार्ट होना है। गार्डनर का तर्क है कि जिसे हम प्रतिभा कहते हैं वह भी बुद्धि का एक रूप है। मतलब जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लेता है या बहुत ज़्यादा गणित जानता है, भाषा जानता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वहाँ पे बुद्धियुक्त होता है, ऐसा नहीं होता है। इसके साथ साथ प्रतिभा भी जो होती है, प्रतिभा भी क्या करते हैं, वहाँ पे बुद्धि का ही एक रूप है। बुद्धिमत्ताएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पे एक दूसरे से स्वतंत्र कहने का मतलब क्या है कि यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। सिद्धांत के अनुसार कोई व्यक्ति एक क्षेत्र में बहुत बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन दूसरे क्षेत्र में औसत या कमजोर हो सकता है। ये सभी एक साथ नहीं चलती है। मतलब जितने भी जो 8 प्रकार की जो बुद्धियाँ होती हैं, वो 8 प्रकार की बुद्धियाँ किसी एक इंसान में हो ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कोई एक बुद्धि बहुत ज़्यादा होगी और बाकी बुद्धि क्या होगी, वहाँ पे कम हो सकती है। इसके बाद देखिए इसकी आईक्यू परीक्षण की आलोचना की गई है कि आईक्यू जो परीक्षण जो होता है उसकी भी आलोचना की गई है कि गार्डनर ने माना है कि आईक्यू परीक्षण केवल 2 बुद्धिमत्ता को मापता है। कौन कौन सा, भाषाई को और तार्किक को। जबकि जो मानव क्षमता के पूरे स्पेक्ट्रम को अनदेखा करता है। मतलब जो जितनी प्रकार की जो बुद्धि है, जितने प्रकार के जो कौशल होते हैं, उसको छोड़ करके केवल 2 बुद्धि को ही मापता है, किसको, भाषाई और तार्किक गणित को। इसके बाद देखिए वैज्ञानिक आलोचना है। मनोवैज्ञानिक और तंत्रिका विज्ञान समुदाय में इस सिद्धांत की बड़ी आलोचना यह है कि समर्थन में बहुत कम या कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं है। आलोचकों का तर्क है मापन योग्य नहीं है। इन अलग अलग बुद्धियों को मापने के लिए कोई विश्वसनीय मानकीकृत परीक्षण नहीं है।
क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि देखिए बुद्धि को तो हम माप सकते नहीं हैं, है ना? और उसमें भी 8 प्रकार की बुद्धियाँ हैं, तो आठों प्रकार की बुद्धि को किसी एक परीक्षण से मापा जाना तो संभव है नहीं। इसके बाद देखिए जी फैक्टर को अनदेखा करना। कई शोध एक सामान्य बुद्धि कारक जी फैक्टर समर्थन करते हैं, जिसका अर्थ है कि लोग एक प्रकार के संज्ञानात्मक कार्य में अच्छे हैं, वे अक्सर दूसरे में भी अच्छे होते हैं। गार्डनर का सिद्धांत इस जी फैक्टर को भी खारिज करता है। इसके बाद यह सीखने की शैलियों जैसा नहीं है। यह एक आम गलतफहमी है। सीखने की शैली का सिद्धांत यह है कि लोग एक विशेष तरीके से सबसे अच्छा सीखते हैं। गार्डनर का यह सिद्धांत नहीं कहता है। ठीक है, यह कहता है कि लोग अलग अलग क्षेत्रों में मजबूत होते हैं, ना कि केवल एक ही तरीके से सीखते हैं। तो मतलब सीखने को परिभाषित नहीं किया गया है इसमें। शिक्षा पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा इसका। जैसे देखिए यहाँ पे आलोचना होने के बाद भी क्या हुआ, यह सिद्धांत शिक्षा की दुनिया में बेहद लोकप्रिय और प्रभावशाली रहा है। इसने शिक्षकों को यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि हर बच्चा अलग होता है। उन्हें केवल लेक्चर और किताबों के बजाय विभिन्न तरीकों जैसे संगीत, कला, शारीरिक गतिविधियों से भी पढ़ाना चाहिए। संक्षेप में देखिए यह सिद्धांत एक शक्तिशाली विचार है, जिसने शिक्षा को अधिक मानवीय बनाने में मदद की, लेकिन यह एक सिद्ध वैज्ञानिक तथ्य के बजाय एक दार्शनिक या शैक्षिक ढांचा मानना अधिक सटीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और इसमें जो मुख्य जो बिंदु है वो आपको याद रखना है कि जो हावर्ड गार्डनर हैं उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत कब दिया था। ठीक है, इसके बाद जो 8 प्रकार की जो बुद्धि बताई उसको आपको ध्यान रखना है। 8 प्रकार की बुद्धि के जो उदाहरण है उसको तो खासकर आपको पढ़ ही लेना है, क्योंकि वो उदाहरण के माध्यम से ही आपके पूछेगा, है ना? तो जो 8 प्रकार की जो बुद्धि है वो आपको ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है। उसके उदाहरण और कैसे आपको समझ में आएगा कि वो कौन से प्रकार की बुद्धि वाला इंसान है वो। ठीक है, इसके बाद इसका एक महत्व पढ़ सकते हैं। और महत्वपूर्ण तथ्य में पहला और दूसरा पढ़ लेना कि बुद्धिमत्ताएं एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, और यह बुद्धि को प्रतिभा या कौशल के रूप में देखता है। बाकी को आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आज हमारा डे 2 बहुबुद्धि सिद्धांत हावर्ड गार्डनर द्वारा जो दिया गया था वो कंप्लीट हो गया, है ना? अब कल मिलेंगे हम लोग डे 3 में, जिसमें कोई अलग टॉपिक होगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।